पहले तो क्या कांग्रेस टांग खींचती है? मैं समझ सकता हूं कि मैं राम माधव जी ने मेरी बात जो मैंने कहा वो गलत समझे। मैंने ये नहीं कहा कि हाइप पार्टी की तरफ से है या प्रधानमंत्री जी लोगों की तरफ से। मीडिया की इतनी कवरेज होती है, पहले जब ये विजिट्स होते थे तो मैं इन पे कोई ये नहीं कह रहा हूं कि हाइप की प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी ने उतार दी, पर इतना प्रेस और मीडिया इतनी हो गई है इसलिए लोग हर चीज पे चर्चा होती है। अब आप देखिए अभी प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान में ही इतनी चर्चा ऑलरेडी चीन में हो रही है कि क्या क्या हमके उपलब्धियां होंगी। तो उस तरह की हाइप में बात कर रहा था, मैं उस तरह की बात की बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। मुख्यमंत्रियों वाली बात और क्या है कि मौके जब बढ़ेंगे, जब आगे जो भी होगा, देश कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हम सबका लक्ष्य एक होना चाहिए और एक है कि हिंदुस्तान को किस तरह शक्तिशाली बनाया जाए और देश में उसका प्रभाव कैसा है और अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने का काम करना चाहिए। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से पूरा विश्वास दिलवाता हूं, इसमें हम पूरा सहयोग अवश्य करेंगे। ये सिर्फ पड़ोसी के लिए है या पूरे विश्व के लिए? क्योंकि बीच में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पैरेलल प्रधानमंत्री की पीसी के बाद या फिर भाषण के बाद और बताएगी कि ये तो यहाँ यूफोरिया बिल्ड कर रहे हैं जी, इतने लोगों को विदेश से लाया है। वो सब तो नहीं करेगी ना कांग्रेस पार्टी? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी, जहां तक देश की बात रही है, जहां तक देश का शान की बात रही है, देश की मजबूती की बात रही है, हम कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं करेंगे। परंतु जो व्यक्ति देश को रिप्रेजेंट करता है उसको भी देश का ख्याल अवश्य रहना चाहिए। राम माधव जी, आप समझ गए होंगे उनका इशारा किधर है। नहीं, बिल्कुल। हम हमारा कोयले का जिक्र कनाडा और जर्मनी में हो तो देश के शान को बट्टा लगता है। नहीं, देखिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी चीज़ को लेके देखकर हम तुरंत रिएक्ट करें, ये भी मेन अपोजिशन को कोई शोभा नहीं देता है। भारत की गरिमा को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। पहले भी सरकारें इस प्रकार की कोशिशें की होगी, पर एक विशेष प्रकार का प्रयास हो रहा है जिसमें इवन कम्युनिटी को भी, जो डिवाइडेड रहता है, इंडियन कम्युनिटी जहाँ कहीं भी होता है डिवाइडेड रहता है, उसको यूनाइट करने का प्रयास हो रहा है। आप नोटिस कर सकते थे कि हम अगर कम्युनिटी इवेंट करना चाहते तो OF BJP के फोरम पे कर सकते थे अगर हमको पॉलिटिकल फायदा लेना होता है। तो हमने भी ध्यान दिया कि नहीं, कांग्रेस BJP या स्टेट या लैंग्वेज के डिवीजन पर नहीं होगा, पूरा इंडियन कम्युनिटी को एक करेंगे। उस प्रकार के प्रयास से भारत के डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को फायदा मिलेगा। उसमें भी कांग्रेस का बयान क्या आया था, इंडिया से जहाजों में लोगों को ले जा रहा है, इस प्रकार की बयान होता है। ये दुखद है, ये नहीं हो। हम भी, जैसे सिंह साहब ने कहा, उस सेंटिमेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं। फॉरेन पॉलिसी में देश के हित के संदर्भ में हम सब एक होकर काम करना चाहिए। एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश के युद्ध में भारत का विजय हुआ तो स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी, लीडर ऑफ अपोजिशन, पार्लियामेंट में खड़ा होकर इंदिरा गांधी को दुर्गा के साथ संबोधित किया था। वो स्पिरिट चाहिए। हमारे देश का हित हो रहा है, हमारे देश के लिए अच्छा हो रहा है, हमको वेलकम करना चाहिए। जैसे कारगिल में भी जब लड़ाई हुई थी तो हमने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को धन्यवाद और पूरा समर्थन उस समय भी दिया था। तो ऐसे मौकों पर हम समझते हैं कि राष्ट्रीयता बढ़ाना के रखना चाहिए। राजनीति, कूटनीति के अंदर राजनीति पार्टियों की नहीं आनी चाहिए और देश के सम्मान में और देश को आगे ले जाने के लिए, नाम को बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी कटिबद्ध तैयार रही है और तैयार रहेगी। ठीक है, लेकिन राम माधव जी, अब मैं ज़रा आपसे पर्सनली एक दो सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाएं, अमेरिका जाएं, कहीं जाएं, आप बहुत मेहनत करते हैं, पहले से जाकर लोगों को इकट्ठा करते हैं। तमाम जगहों पर ऐसे भी देश हैं जहाँ पर संघ का एक नेटवर्क रहा है और वो आप जुड़े रहे हैं तो काम भी आया है, लेकिन चीन में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या चुनौतियाँ थी पूरी इंडियन कम्युनिटी को इकट्ठा करने में, या फिर कैसे नरेंद्र मोदी जी का स्वागत हो उसको इकट्ठा करने में कैसी तैयारी? नहीं, पहली बात तो आप ध्यान में रखिए, ये जो कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं वो कोई प्रायोजित नहीं होते इंडिया से। दे आर नॉट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम इंडिया। ठीक है। वो स्थानीय स्तर पर वहाँ के कम्युनिटी में उत्साह होता है। देश में प्रारंभ में दुनिया में 2-3 देशों में बड़े कार्यक्रम हुए, तो आज की तिथि में हर देश में जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ कम्युनिटी के अंदर ही इच्छा होती है कि हम एक कम्युनिटी के नाते प्रधानमंत्री का रिसेप्शन करें। हाँ। तो उसमें हम कोई विशेष रोल अदा नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है या सरकारी ऑफिशियल इवेंट नहीं है, गवर्नमेंट के इवेंट नहीं होता है, इसलिए थोड़ा बहुत सहयोग देने के लिए एक अरेंजमेंट होता है। उसके अलावा बाकी जो कुछ भी होता है वहाँ कम्युनिटी के माध्यम से होता है। चाइना में भी इंडियन कम्युनिटी 10-12 शहरों में है, उसमें काफ़ी बड़ा तो फ्लोटिंग है।
कुछ समय यहाँ रहते हैं, कुछ समय भारत में रहते हैं, फिर भी उनके अंदर एक उत्साह था कि हम 10-12 शहरों के लोग इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। तो इंडियन एसोसिएशन के माध्यम से वो कार्यक्रम हो रहा है, वो तो स्थानीय आयोजन से हो रहा है, उसमें ना सरकार इन्वॉल्व है, ना एम्बेसी इन्वॉल्व है, ना हम पार्टी के लेवल पे इन्वॉल्व है। अरपेन जी कुछ इस पे बोलना चाह रहे हैं? जब भी जब मैं मंत्री था, जब भी हम विदेश जाते थे तो इंडियन कम्युनिटी के लोग हजारों की संख्या में हमारे जैसे व्यक्ति के डिनर पे आ जाते थे। तो पर इसको, अब मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि चीन में हूँ, पर इसको जिस तरह का ये नया चीज़ नहीं है। प्रधानमंत्री जब भी किसी देश, हमारे देश का बाहर जाता था तो इंडियन कम्युनिटी के साथ हमेशा डिनर होता था या एक मेल जोल होता था, और वो हिंदुस्तान की कम्युनिटी के बारे में बात करता था, क्या दिक्कत होती थी। पर इसको आजकल दूसरे तौर तरीके पे कर दिया गया है। लेकिन न्यूयॉर्क पे टाइम स्क्वायर पे आपने कल्पना की थी कि ऐसे भाषण देंगे मनमोहन सिंह और मोदी के नारे लगेंगे, मनमोहन के नारे लगेंगे? अब देखिए ये ईमानदार जवाब खोजता है ये सवाल। देखिए, क्योंकि मैं चीन में बैठा हूँ और प्रधानमंत्री जी चीन आने वाले हैं, तो ऐसे मौके पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हिंदुस्तान के जब देश में होगा इस पे चर्चा होती तो ठीक होता, क्योंकि आज मैं चीन में हूँ, प्रधानमंत्री जी का दौरा चीन में है, इस पे यहाँ मैं आज कुछ कहना नहीं चाहूँगा। चलिए, ये इस पर गरिमा से जवाब देना ही बेहतर है जब हम विदेश में हैं और बीजिंग में बैठे हुए हैं। चलते चलते अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है राम माधव जी, एक बात याद रखना। हाँ। मैं मानता हूँ कि कुछ डिफिकल्टी है आंसर देने में, बट एक जवाहरलाल नेहरू थे, जब एकमात्र चीन की यात्रा हुई तो यहाँ चीनी लोगों ने उनका स्वागत किया था। सड़क के दोनों तरफ रहकर फ्लैग लेकर वो स्वागत किए थे। उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का वो माहौल चलता था। बाद में इतने बड़े पैमाने पर इंडियन कम्युनिटी का आकर्षण का केंद्र बना प्रधानमंत्री, जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इसलिए उनके विषय में अच्छा कम्युनिटी का स्वागत होता है। मैं जानता हूं क्योंकि मैं हर कम्युनिटी इवेंट को देखा हूं, उसमें अलग अलग पार्टीज के लोग होते हैं, अलग अलग एसोसिएशंस के होते हैं। अब उसको एक क्लीशेड वे में कहना कि नहीं पहले रिसेप्शन करते थे अब क्यों ऐसा हो रहा है, मैं विदेशी जमीन पर इसलिए नहीं बोलता, ये शोभा नहीं देता जी। अच्छा कम्युनिटी इवेंट है, आप हृदय से स्वागत करिए ना। नेक्स्ट टाइम अब आगे कभी आपका भी फिर प्रधानमंत्री बनते हो, आप दोबारा करिए, हम स्वागत करेंगे। पर उसमें स्वागत करने में क्या कठिनाई होता है? कम्युनिटी एक हो रहा है, पार्टी का नारा नहीं लग रहा है, देश का जय जयकार हो रहा है, हमको स्वागत करना चाहिए। आपने कभी मनमोहन जी की वाहवाही की थी? नहीं, कभी ऐसे इवेंट होता और देश के मनमोहन सिंह जी तो प्रधानमंत्री नहीं है, आगे कौन कब किस जमाने में बनेंगे देखेंगे, तब जरूर करेंगे। चलिए ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, मेक इन इंडिया। अब आपको मेक इन इंडिया, मेड इन चाइना, हर चीज़ पलटकर मेड इन चाइना हिंदुस्तान ने देख लिया, मेक इन इंडिया को सफल करना है। अभी भी जैसा कि लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, बिजनेस वीज़ा यहाँ के बिजनेसमैन को आसानी से नहीं मिल रहा, दिक्कत नंबर 1। जैसा उन्होंने कहा, बैंक ऑफ चाइना, आपको दिल्ली से परमिशन मिल जाता है, मुंबई से रुकावट आती है। 1 साल बीत गया है अब राम माधव जी, अभी तो थोड़ा ही टाइम बीता है, थोड़ा टाइम बीता है, नहीं चलेगा। अब सवाल है कि आप ज़मीन पर ऐसे क्या बदलाव करेंगे कि मेक इन इंडिया सच हो, ताकि यहाँ का इन्वेस्टर सोचे कि मैं जाके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हिंदुस्तान के अपना पैसा इन्वेस्ट करूं, फैक्ट्री लगाऊं और मैं प्रॉफिट कूट पाऊंगा जैसा मैं चाइना में कूटता। इतना मैं जरूर कह सकता हूं, इस विषय में बहुत गंभीरता से सरकार के अंदर प्रयास चल रही है। विभिन्न सरकार की एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। उसको प्रधानमंत्री के विजिट से पहले ही उस विषय पर एक नतीजा निकालने का, एक डेफिनिट एक रास्ता निकालने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट सरकार का है और प्रयास चल रहा हो, उस पर ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जरूर नॉट ओनली द बिजनेसमैन, यहाँ से टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में दुनिया में जाते हैं। जैसा भारत में गुजराती टूरिस्ट के बारे में कहते हैं बहुत घूमते हैं, ऐसे चाइना का भी आजकल इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत बड़ा है। 1 करोड़ कम से कम चीनी हर साल बाहर जाते हैं, पर 1.5% इंडिया में आते हैं, 1.5 लाख आते हैं। तो उनका टूरिस्ट का भी संख्या हमारी बढ़नी चाहिए। हमारा टूरिज्म भी हमारे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इन सारे विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया चल रही है। मैं मानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट तक वो एक नतीजे पर आ जाएंगे।
जरूर वी आर सिंसियरली कमिटेड टू इट। 37 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है जो हिंदुस्तान के और उनके सबसे जो बड़ी दिक्कत है जो सकारात्मक विपक्ष के रूप में एक सुझाव अब आपकी तरफ से कि कैसे ट्रेड आगे ले जाए। ट्रेड आगे बढ़ाने की वजह से जो सबसे जरूरी चीज है उसमें प्रयास डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था और प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे हैं कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत आगे है और इसीलिए वो इंडस्ट्रियल पार्क गुजरात के अंदर और बाकी जगहों में 2 इंडस्ट्रियल पार्क हिंदुस्तान चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हिंदुस्तान में चीन खोले और पूरा एक्सपोर्ट के लिए हो तो ह्यूज एम्प्लॉयमेंट मौका हिंदुस्तान के लोगों को। और हिंदुस्तान चाहता है कि जो हम सर्विस इंडस्ट्री में बहुत बेहतर काम किया है तो आईटी हो फार्मा हो उसके लिए हमें चीन में ज़्यादा मौका मिले। तो ये एक बड़ी एक इकोनॉमिक ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको कम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अगर चीन हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फुल एक्सपोर्ट के लिए खोलता है और सर्विस इंडस्ट्री को चीन में ज़्यादा मौका मिलता है तो ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है इसमें सुधार आने का मौका हमें मिलेगा और ये मैं समझ सकता हूँ एक बहुत बड़ी सफलता अगर होगी अगर इसमें हम आगे बढ़ सकते। आखिरी सवाल जिससे हम खत्म कर रहे हैं इस पूरी बहस को, 2 बड़ी कामयाबियां जो हम वापस लौट कर अभी तो 3 देशों के टूर पर है, इसके आगे मंगोलिया साउथ कोरिया भी जा रहे हैं, जो हम वापस जाके कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जब चीन गए पहला विजिट लेकिन ये हमें मिला। नहीं देखिए उस पर तो हम कुछ अभी से उसका अंदाज लगाने से अच्छा हम विजिट पूरा हो जाए तब तक प्रतीक्षा करें। एक तो मैं एक ऑनेस्ट सुझाव देता हूँ क्योंकि मैंने बाहर रहकर अध्ययन किया इंडिया चाइना रिलेशंस को। मैं राजीव गांधी जी के विजिट से लेकर सारे विजिट्स को क्लोजली मैंने अध्ययन किया। ये रोमांटिसाइजेशन ऑफ दिस विजिट्स एक बहुत बड़ा सेंसेशनलाइज करना ये छोड़ना चाहिए। इंडिया जर्मनी रिलेशंस, इंडिया यूके रिलेशंस, इंडिया फ्रांस रिलेशंस, उसी तरह इंडिया चाइना रिलेशंस भी बने, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस बने, इस दिशा में हमको सोचना चाहिए। तो वही एक बात मैं कहता हूँ, एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि आज एशियन रीजन में ये दोनों बड़े देश के रूप में उभर रहे हैं। चीन एक बहुत बड़ा ताकत है, दुनिया का नंबर 2 इकोनॉमी है, भारत भी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के रूप में इमर्ज होने का प्रयास कर रहा है। दोनों के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल कोऑपरेशन और जहां संभव हो वहां कोऑर्डिनेशन, ये तीनों बातों की आवश्यकता है। इस तीनों बातों को दोनों देशों के नेता समझते हैं, दोनों देशों के नेता रिट्रेट कर रहे हैं। उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए यह विजिट भी एक इंस्ट्रूमेंट या एक स्टेप फॉरवर्ड बनेगा। क्या सरहद की परेशानियों को दरकिनार करके आगे बढ़ना, ट्रेड और व्यापार को आगे ले जाना प्राथमिकता रहेगी? दरकिनार करके, इग्नोर करके, यही पॉलिसी? इग्नोर करके, पीछे रख के आगे बढ़ना ये 20 साल पुरानी बात रही है। जैसा मैंने कहा डेंग सियाओपिंग का जमाना था, उस समय ये सुझाव था, उस पर हमने आगे बढ़ा है। आज हमारे रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग फुटिंग पर है और दोनों देशों में एक स्ट्रांग लीडरशिप है। तो कंटेंशियस इश्यूज के विषय में भी हम एक ग्रेजुअल प्रोग्रेस के लिए प्रयास करना चाहिए। आज ऐसी स्थिति है, दोनों देशों में ऐसी संभावनाएं लगती है, मुझे लगता है कि उसमें आगे बढ़ेंगे। बट डोंट एक्सपेक्ट क्या बिग टिकट रिफॉर्म, ब्रेक थ्रूस वगैरह वगैरह, ग्रेजुअल प्रोग्रेस होगा। यही जो मैंने पहले बताया, राम माधव जी ने बोला था इनको नहीं बोलना चाहिए, वही मैंने हाइप की बात की। इतना आजकल रिपोर्टाज की 24/7 रिपोर्टर्स की वजह से एक्सपेक्टेशंस हाई होता है कूटनीति में, इतनी जहाँ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो उसको बढ़ाने में। और जैसे कि आपका सवाल था कि क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये तो जब खत्म होगा दौरा कह ही सकते हैं, पर ये जो मुद्दे मैंने मार्क किए 2-3 मुद्दे जो उस पर मैं समझ सकता हूँ प्रधानमंत्री जी जरूर और उम्मीदें पूरे देश को रहेंगी। 54 का समझौता था, पंचशील समझौता, लेकिन समझौते की स्याही सूखी भी नहीं थी, 62 की जंग हो गई। लेकिन उसके बाद से काफी हद तक सांस्कृतिक रूप से दोनों देशों के बीच आदान प्रदान भी काफी हद तक रुका था। एक बार फिर से शायद उसे नई हवा मिले, ताजा हवा मिले। टूरिज्म जैसा कि कह रहे हैं राम माधव जी, उसके जरिए बहुत कुछ आगे, व्यापार के जरिए बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है और इन्हीं फ्रंट्स पर हम देखेंगे दोनों देशों को रिश्तों में आगे बढ़ते हुए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। धन्यवाद।